what do you mean by specific resistance? Specific resistance or resistivity, which is represented by rho. This is called as rho. Now हमने in lower classes हमने पढ़ा है that जो resistance होता है R, it is directly proportional to length. मतलब वायर जितना बड़ा होता जाएगा, of course जितना बड़ा वायर का लेंथ होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं? Yes. Directly proportional to length and inversely proportional to area. जब हम इसको साथ में लिखते हैं तो we write it like this way. Resistance is equals to rho into L by A. Correct. और इस रो, ये जो रो है, this row is called as resistivity. इसको हम resistivity बोलते हैं. We call this as resistivity, या फिर इसको specific resistance का भी नाम दिया जाता है. This is also called as specific resistance. This is also known as specific resistance. Okay. Now, अगर मैं इस resistivity का फॉर्मूला निकालूं तो ये कैसे आएगा? R into A by L is equals to rho. ये फॉर्मूला आएगा आपका. करेक्ट है? अब ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है वो ओवरऑल मटेरियल का होता है, पूरे ऑब्जेक्ट का होता है, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो, मतलब पर्सनल या बोल सकते हैं इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की. जैसे कि रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो जितना मैं लेंथ बढ़ाती जाऊं, द अमाउंट ऑफ लेंथ इफ आई इंक्रीज माय रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग and it is inversely proportional to area. So मेरा जो resistance है वो मटेरियल का साइज कितना है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उन चीजों पर डिपेंड करता है. Whereas जो रेजिस्टिविटी होती है, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये प्रॉपर्टी का मटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल कॉपर की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होगी, आपके आयरन की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होगी. अगर आपने कॉपर बोल दिया तो कॉपर की रेजिस्टिविटी इज अ फिक्स्ड रेजिस्टिविटी, इज अ फिक्स्ड वैल्यू. ओके, सो रेजिस्टिविटी इज एन, दिस रेजिस्टिविटी वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. मतलब इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. आपने कॉपर बोला, कॉपर का आप कितना भी बड़ा साइज लेके आओ उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी. ओके, सो रेजिस्टिविटी इज एन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की. कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी, आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी, बट रेजिस्टेंस क्या है? अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया कम कर दिया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. समझा? सो आपका रेजिस्टेंस पूरा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, whereas रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड होती है. मुझे अगर रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है कि हाउ दिस रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, सो अगर आप लेंथ एक कॉपर का वायर लो, स्टैंडर्ड इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक मटेरियल लो जिसका लेंथ ले लो 1 मीटर और एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर. लेंथ कितना लिया आपने? 1 मीटर और एरिया आपने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर. तो आपका जो रेजिस्टिविटी होगा मटेरियल का, जो रेजिस्टिविटी होगा मटेरियल का, दैट विल बी इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ आपके रियल लाइफ से रिलेट होते हुए कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक इंसान है, उस इंसान की खुद की सहने की ताकत या खुद के अपोज करने की ताकत, जो उसकी खुद के अपोज करने की ताकत है, इंटरनल प्रॉपर्टी, उसको हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं. मैम फिर रेजिस्टेंस क्या है? फॉर एग्जांपल इस इंसान को मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं. सो ये जो टोटल आएगा ना, दिस टोटल, दिस इज योर रेजिस्टेंस. और इस इंसान की जो खुद की प्रॉपर्टी होगी इटसेल्फ, अकेले जो एक यूनिट की प्रॉपर्टी है, देखो हमने लेंथ भी 1 यूनिट लिया है, एरिया भी 1 यूनिट लिया है, जो एक यूनिट की प्रॉपर्टी है दैट इज योर रेजिस्टिविटी. और जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलता है दैट इज योर रेजिस्टेंस. मतलब जो कॉपर वायर लिया है उसका यूनिट का जो रेजिस्टेंस है, यूनिट एरिया यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी.
और ये जो टोटल पूरे वायर की वजह से होगा दैट विल बी रेजिस्टेंस। समझा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? Yes. Yes. जब आप यूनिट के बारे में, यूनिट के अपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हो खाली कि चलो मैंने एक इंसान को मारा, ठीक है, मैंने एक सिंगल इंसान को मारा, पर वो इंसान जो है, वो पर्टिकुलर इंसान का खुद का इंटरनल प्रॉपर्टी कितना है अपोज करने का। चलो मैं इसको एक बार मार रही हूँ, 2 बार मार रही हूँ, सहता जा रहा है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, ओके, कंटिन्यूसली ये कर रहा है, बट इसी के साथ अभी 10 लोग खड़े हो गए, 10 लोग खड़े होने पर रेजिस्टिविटी बढ़ी क्या कि रेजिस्टेंस बढ़ा? रेजिस्टेंस बढ़ा। रेजिस्टेंस बढ़ा, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उस पर्टिकुलर एक अकेले इंसान की प्रॉपर्टी है। समझा? So when the length is 1 meter and area is 1 meter square, we can say that resistance is equals to resistivity, and this is how you define the resistivity. आप सिंपली एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर आप किसी बच्चे को समझाना चाहते हो कि भैया आप बताओ, या आप बताओ रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप बोलेगा कि एक सिंगल यूनिट की जो कैपेसिटी है अपोज करने की, दैट इज रेजिस्टिविटी। कलेक्टिवली जो हम देखते हैं दैट इज रेजिस्टेंस। समझ में आया? समझा सबको? Yes. Yes, ma'am. So how you can define the resistivity? The resistivity can be defined as when it is resistance, it is the resistance per unit length and per unit area। एक per unit length में और एक per unit area में, यूनिट बोल रही हूँ मैं, एक सिंगल 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ का जब आप वायर लेते हो तो उसका रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। यहाँ पर अगर ये सिर्फ सिंगल इंसान होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी ही इसका रेजिस्टेंस है, ओके। इसकी आप बोलो इसकी रेजिस्टिविटी बोलो या इसका रेजिस्टेंस बोलो, बट जब आप कलेक्टिवली देखते हो सबका मिलाकर, देन इट बिकम्स ओनली रेजिस्टेंस। समझ में आया? समझा? Yes. अब रेजिस्टिविटी इज टू अपोज, तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी टू अपोज, वैसे ही कंडक्टिविटी इज प्रॉपर्टी टू अलाउ। अगर ज्यादा अपोज कर रहा है तो अलाउ कम करेगा, सिंपल सा फंडा है। ज्यादा अलाउ कर रहा है तो अपोज कम करेगा। सो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेजिस्टिविटी का मतलब है अपोज कितना कर रहा है, कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्ट कितना कर रहा है या अलाउ कितना कर रहा है। समझा? समझा व्हाट इज है? आप बोले कंडक्टिविटी अलाउ, उसका एक एग्जांपल दोगे एक बार? सिंपल सी बात है, माय कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो भी चार्जेस में, जब मैं वोल्ट अप्लाई करूंगी तो मेरे चार्जेस इजीली आगे फ्लो हो जाएंगे क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Yes. सो इट इज अ गुड कंडक्टर, सो उसकी कंडक्टिविटी इज हाई, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? Low. आपके पेरेंट्स कम स्ट्रिक्ट है, आपको बाहर घूमने जाने देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल पे मत लेना। आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब आपके पेरेंट्स आपको इजीली बाहर घूमने जाने देंगे, हाँ या ना? Yes. Yes. यस। तो अगर अपोजिशन ज्यादा है तो अलाउंस कम होगा, अलाउंस ज्यादा है तो अपोजिशन कम होगा। सो रेजिस्टिविटी इज अपोजिशन, कंडक्टिविटी इज अलाउंस। समझा? Yes, ma'am. Yes, समझा सबको? ma'am. अब रेजिस्टिविटी की, अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालो, बताओ जरा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा? निकालो जरा इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी का यूनिट। Meter. रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओम ओम। मीटर। ओम मीटर। यस, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट इज मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, सो इट इज ओम Ohm meter. Ohm meter. सो रेजिस्टिविटी का यूनिट इज ओम मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट इज उसी का उल्टा, कंडक्टिविटी तो उसी का रेसिप्रोकल है, सो इट इज 1 अपॉन ओम मीटर। ओम मीटर। इट इज 1 अपॉन ओम मीटर। 1 अपॉन ओम को एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है पता है किसी को? 1 अपॉन ओम इज आल्सो नोन एज सेमेंस। यस, इट इज सीमेंस पर मीटर। सेमेंस। तो यूनिट इज सीमेंस पर मीटर। 1 अपॉन ओम को सीमेंस भी बोला जाता है। समझा? यस। तो अगर आप जाते हो जब आप दुकान पे, तो आपको वो दुकान वाला बोलता है कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, आयरन की रेजिस्टिविटी इतनी है। तो आप कभी रेजिस्टेंस के टर्म में आप आईएस नहीं खरीदते, आप रेजिस्टिविटी के टर्म में खरीदते हो
कि एक एक यूनिट की कितनी ताकत है, एक एक यूनिट के वायर की कितनी ताकत है अपोज या कंडक्ट करने की, ठीक है। कलेक्टिवली जब आप देखते हो पूरे वायर का, जब आप देखते हो पूरा लेंथ पूरा एरिया लेके, तो दैट इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी देखते हो, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आप देखते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। Yes, समझा ma'am. सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. हमने ऑलरेडी एक रिलेशन देखा था अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक डिराइव किया था रिलेशन, अगर आपको याद हो मैंने उसको ओम्स लॉ से कनेक्ट करके भी आपको दिखाया था। E bar is Yes. equals to rho into J bar Go into and V is equals to Ri. So यहाँ पर E bar and V bar ये एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं। करंट डेंसिटी और करंट ये एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं, और ये दोनों रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं। Okay, so this is against we say Ohm's law and this particular equation, ठीक है। So ये ऑब्जेक्ट के इंटरनल सिस्टम में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है जिसकी वजह से करंट डेंसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देयर इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो ये ऑब्जेक्ट के इंटरनल प्रॉपर्टी को करस्पॉन्ड करता है, और ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट के क्या उस टोटल ऑब्जेक्ट का क्या चल रहा है आफ्टर अप्लाइंग अ वोल्ट, वो ये रिजेंबल करता है। So this is how this two makes an relation with each other. यहाँ पर जो काम वोल्टेज कर रहा है वही काम यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पर जो काम रेजिस्टेंस कर रहा है वहां पर सिंस इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी, ये पूरा इंटरनल चीजों पे हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर उसके करंट डेंसिटी को कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम तो ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। सो ये पूरे इंटरनल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल इफेक्ट देखता है। समझ में आ रहा है? ये Ma'am, इंटरनल can you इफेक्ट repeat को it? देखता है, ये टोटल इफेक्ट देखता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट दिस टू E bar electric field is equals to rho bar into J bar. This represents the internal system कि इंटरनली क्या हो रहा है, और ये V is equals to IR, ये आपको टोटल इफेक्ट दिखाता है कि बाहर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि रो इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, J bar करंट डेंसिटी is the internal property, E bar is electric field is an internal property. So this is the significance, there is a relation between these two conditions. कि जैसे यहाँ पर ओवरऑल V काम करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। ओवरऑल इज द करंट, यहाँ पे करंट डेंसिटी, ओवरऑल इफेक्ट इज रेजिस्टेंस, एंड सिंगल यूनिट का internal property is resistivity. So this is how you can relate. समझा? Yes. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, ये वोल्टेज के टर्म्स में है। आपको पता है वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। Yes. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या हो रहा है वो ये समझा रहा है, और वोल्टेज के टर्म्स में क्या हो रहा है वो ये समझा रहा है। So let's discuss variation of resistance with temperature. कि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट गिरता है, व्हाट इज द व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, हालांकि आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया है तो मैं भी डायरेक्ट रिलेशन ही डिस्कस करूंगी। देयर आर नंबर ऑफ आयंस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है एक वायर के अंदर, ठीक है। आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रखा, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर। अब होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये सारे मॉलिक्यूल जोर जोर से वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे ही आपका चार्ज आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये इतने जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं कि आपके चार्ज को आगे जाने देंगे क्या? No. नहीं देंगे। Resistance increase होगा। यस, सो ओमिक सब्सटेंसेस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, मींस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, मॉलिक्यूल्स इतने जोर से वाइब्रेट होंगे, वो इतना ज्यादा जोर से वाइब्रेशन दिखाएंगे कि आपका रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का, आपके चार्जेस इजीली आगे पास नहीं हो पाएंगे
और रेजिस्टेंस आपका मटेरियल का बढ़ जाएगा. सो द रिलेशन बिटवीन योर temperature and resistivity is given by even your resistivity and temperature have a relation. आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है. They have not given you proof, so I'm not going ahead with the proof. Okay, what they have given, rho is equals to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. ये रिलेशन है where this rho is your new resistivity, rho naught, this is new resistivity at temperature T, किसी एक टेम्परेचर पे. rho naught is the resistivity, it is the resistivity at 0 degree Celsius का temperature. Okay, this alpha, it is called as temperature coefficient of resistivity. Alpha is called as temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. T is the temperature जिसके ऊपर आप देख रहे हो, and T naught is the 0 degree Celsius भी ले सकते हो, और it can be any initial temperature. कोई भी एक initial temperature. T naught is your initial temperature. Keep it in mind. ठीक है. So rho is equals to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. Rho is the new resistivity जो आप इस temperature T पे देख रहे हो. Rho naught is the resistivity at 0 degree Celsius. 1 plus the whole bracket 1 plus alpha is called as temperature coefficient of resistivity. T minus t naught. T is the temperature जिस पे आप resistivity देख रहे हो. T naught is the temperature. It can be 0 degree Celsius or it can be any initial temperature. समझ में आया? So they have directly given you the relation. Proof नहीं दिया आपको उन्होंने. अब अगर अल्फा डिराइव करो यहाँ से, अल्फा दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अल्फा अगर आप निकालने की कोशिश करो, सो हाउ यू कैन डिफाइन इट एज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो आई विल गेट दिस एज रो बाय रो नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. मैंने ये रो नॉट नीचे ले लिया, इसको मैं यहाँ भेज देती हूँ. So rho by rho naught minus 1 is equals to alpha into t minus t naught. ये यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. So it is rho minus rho naught by rho naught is equals to alpha t minus t naught. Therefore, alpha is equals to rho minus rho naught upon rho naught t minus t naught. This is what you get the relation. Rho minus rho naught upon rho naught t minus t naught. अगर इसको resistance के terms में लिखो तो R minus R naught upon R naught t minus t naught. So this alpha, that is temperature coefficient of resistivity, this alpha can be defined as, the temperature coefficient of resistivity can be defined as increase in resistance. Increase in resistance per unit original resistance, if the temperature increases by 1 degree Celsius or per degree Celsius. मतलब अल्फा, ये जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस फॉर पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर. 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर में आपका कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. This is how you can define the alpha, that is temperature coefficient of resistivity. अब temperature coefficient of resistivity को आप इस तरीके से define कर सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए मेरा कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में मेरा कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. समझ में आया? समझा व्हाट आई सेड? यस. Yes. नहीं, सबका थोड़ा वॉइस बढ़ाओ ना. Is it okay? मैम. सबका वॉइस अब आ रहा है आवाज? यस मैम, आवाज आ रहा है मैम. थोड़ा और बढ़ाओ, बहुत धीरे आ रहा है.
मैम बराबर है वॉइस एकदम। सी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आप लोग का मे बी आप लोग का वॉल्यूम का इश्यू होगा या स्पीकर का इश्यू होगा, बिकॉज मेरे को मैम लगता है मेरी पूरी बिल्डिंग में मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ती है। मैम आप बोले वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करते तो आपने बोला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते, तो वाइब्रेट करते तो यस करंट फ्लो होता है। होगा, बट जो अमाउंट हमको चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है, अपोजिशन बढ़ गया है, चार्जेस तो हाँ आगे जाएंगे बट उनका स्पीड इतना कम हो जाएगा कि जहां आपको 1 सेकेंड के अंदर 10 एम्पियर करंट मिलना चाहिए था, वहां सिर्फ 2 एम्पियर करंट मिलेगा। समझ में आया? सो मैम बस करंट का ये जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। बस करंट का रेशियो कम होगा, बाकी कुछ नहीं होगा ना अंदर। मैम हीट भी जैसे प्रोड्यूस होगा ना तो फिर। आपका मटेरियल भी खराब हो जाएगा, जोर जोर से हीट चीजें हीट वाइब्रेट बहुत कर रही है, हीट। हाँ, आपकी हीट एनर्जी, बहुत आपका प्रोड्यूस वोल्टेज होगी। वेस्ट होगा। यस, हीट प्रोड्यूस होगा, आपका वोल्टेज वेस्ट होगा। आप लगा रहे हो 240 का वोल्ट, आप चाहते हो 240 का वोल्ट लगाने के बाद आपके पास इतना करंट आए, पर उतना करंट आपको आपका मशीन दे ही नहीं रहा है रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। तो ओवरऑल इफेक्ट आपका, फिर आपका मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको ज्यादा शॉर्ट काम सर्किट। करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट बोल सकते हैं, या वो पिघल जाए वो मटेरियल हीट की वजह से। क्योंकि यस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जोर जोर से चीजें टकराएंगी तो हीट प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी। वायर भी तो मेल्ट मैंने हो सकता है ना कंडीशंस, फिर आपका वायर भी मेल्ट हो सकता है। ओके। सो बहुत सारे कंडीशंस फॉलो होंगे फिर उसके बाद। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं ये ओवरऑल दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखो। जैसे कि आपको मैंने बताया ओमिक सब्सटेंसेस में, ये ओमिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है। ओमिक सब्सटेंसेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। So they have given the relation between your resistivity and the, if you change the temperature, what is the new resistivity you get? So resistivity is equals to rho is equals to rho naught bracket of 1 plus alpha t minus t naught. So rho is the new resistivity जो आप एक temperature T पे देखने वाले हो. Rho naught is the resistivity at 0 degree Celsius. Bracket 1 plus alpha is your temperature coefficient of resistance. इसको temperature coefficient of resistance बोल रहे हैं. Alpha. T minus T naught. T naught, T is your temperature, final temperature जिस पे आप देख रहे हो, और T naught जो है वो इनिशियल टेम्परेचर भी हो सकता है, कभी कभी आपको बोल देते हैं कि इट इज 0 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, तो दोनों भी बोल सकते हैं। तो T आप फाइनल ले सकते हो, T नॉट आप इनिशियल ले सकते हो, रो आप फाइनल ले सकते हो, रो नॉट आप इनिशियल ले सकते हो। आप जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपको अल्फा मिलेगा रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट T माइनस T नॉट। दिस अल्फा temperature coefficient of resistivity, this can be defined as increase in resistivity per unit original resistivity for per unit rise in temperature। 1 डिग्री rise in temperature में आपका कितना रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल के कंपेयर में कितना बढ़ रहा है फॉर पर डिग्री rise in temperature gives you the temperature coefficient of resistivity। अब दो टाइप के होते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये जो अल्फा होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दो तरीके से होता है, जैसे कि पॉजिटिव पीटीसी टाइप जो होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसमें ऐसा होता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ओमिक जो सब्सटेंसेस होते हैं नॉर्मल जो आप वायर्स वगैरह यूज करते हो उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट जो एनटीसी टाइप के होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होते हैं उनमें उल्टा होता है, उनमें आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर्स हो गया, इनके बारे में आप नॉन ओमिक सब्सटेंसेस डायोड्स हो गए, ये उल्टा काम करते हैं, इनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, उनका एक अलग ही बिहेवियर होता है। सो दिस अल्फा, दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको अभी इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है, समझाइए अल्फा क्या है। यस क्लियर विद द पार्ट? जैसे रेजिस्टिविटी है वैसे रेजिस्टेंस के लिए भी वो फॉर्मूला बनाया जा सकता है, R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट T माइनस T नॉट, दैट इज alpha can be defined as increase in resistance per unit original resistance per unit rise in temperature। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए कितना आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिफाइंस द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अब यूनिट ऑफ अल्फा बताओ जरा, 40 विल बी द यूनिट क्या होगा जरा बताओ।
देख के बताओ फॉर्मूला. What will be the unit of alpha? क्या होगा? ये ऊपर पूरा रेजिस्टेंस है तो ऊपर ओम आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस है नीचे भी ओम आ रहा है, ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हो. ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, जिसमें भी आप टेम्परेचर लो. तो द यूनिट ऑफ अल्फा इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. समझा? समझा आपको? Yes. यस. यस. Yes. अल्फा को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल्स टू 1/r0 dr/dt. मुझे नहीं पता आपका डेरिवेटिव्स हुआ है कि नहीं, बट ये r माइनस दिस इज ऑल्सो इंक्रीज, दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर. तो हम क्या देख रहे हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस टू द चेंज इन टेम्परेचर. dr/dt का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस टू द चेंज इन टेम्परेचर. dr का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर. सो 1/r0 dr/dt, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज. So alpha is equals to 1/r0 dr/dt. dr means change in resistance, dt is change in temperature. It is also written like this. समझा? समझा सबको? मैम Yes. मैम वो पिछले पेज में जो आपने अल्फा का वो जो फॉर्मूला बताया था ना, फाइनल हाँ. जो हमें मिला था मैम, उसमें हाँ. आपने वो वर्डिंग्स का इस्तेमाल किए थे ऊपर और नीचे में, आपने बोला क्या था? कुछ नहीं है. R- Alpha can be R defined minus. as हाँ. alpha can be defined as increase in resistance per unit original resistance for per unit rise in temperature. R is final temperature, final resistance. R0 is initial resistance. R0 is initial resistance. T is final temperature. T0 is initial temperature. Initial. ठीक Okay, है? ma'am. मतलब Yes, ma'am. आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है. क्वेश्चन आपको ऐसा देगा, बोलेगा इनिशियल रेजिस्टेंस ये है एट टेम्परेचर दिस, फाइनल रेजिस्टेंस ये है एट टेम्परेचर दिस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल. तो आपको इनिशियल r माइनस r0, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल t माइनस t0 करना है. ये जो नॉट वाले हैं ये इनिशियल कंडीशंस हैं और ये वाले जो Yes. हैं ये फाइनल कंडीशंस Final. हैं. समझा? मैम Yes, ma'am. बोलो. मैम रेसिस्टिविटी के लिए भी सेम वैसे ही होगा ना? सेम. अल्फा इज इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट t माइनस t नॉट. यस इसको मैम. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/रो नॉट d रो बाय dt. थैंक यू मैम. सो आर यू क्लियर एवरीवन? समझा? आगे बढ़ू? यस. यस. इस पे एक क्वेश्चन करती हूँ उसके बाद आगे बढ़ती हूँ. ठीक है? सो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस. क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक प्लेटिनम का वायर है जिसका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 2.5 ओम्स है. टेम्परेचर इज T0 इज 0 डिग्री सेल्सियस. अगर और उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो उसने दिया है अल्फा दिया हुआ है उसने 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस. मैंने आपको दिखाया था पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ अल्फा 1 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट? सो अल्फा का यूनिट इज पर डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस. अल्फा इज 4 × 10⁻³. ओके. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. आर फाइंड करने बोल रहा है एट फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस. हमको तो फॉर्मूला पता है, हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा था. R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0. आपके पास R0 है, आपके पास अल्फा है, आपके पास फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल 0 है. आप सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर.
T नॉट इज 0। समझ में आया कैसे करना है? समझा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? यस। आगे बढ़ो। Yes, ma'am. Let's move ahead. Now the next topic that we are going to start is EMF. Full form of EMF. Sorry, this is small. Electromagnetic field. It's electromotive force. Motive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम देख के तो ऐसा लग रहा है फोर्स जैसा कुछ होगा, बट फोर्स जैसा कुछ नहीं है। ईएमएफ। अब इसको समझने के लिए, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए पहले कुछ एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल समझाती हूँ। पहले वो समझो तो आपको ईएमएफ समझेगा कि क्या है। ईएमएफ और वोल्टेज, वोल्ट्स, These are similar kind of material. तो मैम वोल्टेज था तो ईएमएफ लाने की क्या जरूरत है? What is the meaning of having an EMF? एक नया वर्ड, एक नया टर्म लाने की क्या जरूरत है जब वोल्टेज ही का काम ही ईएमएफ है या ईएमएफ ही जैसा कुछ वोल्टेज है? What is the difference between the two? अब होता क्या है वो देखो। मेरे पास 2 बॉटल्स है, ठीक है? I have 2 bottles. दोनों का साइज एंड ऑल सब सेम है, ड्राइंग पे ध्यान मत दो। एक में पानी मैंने ऊपर तक भरा है, एक में पानी मैंने थोड़ा नीचे भरा है, एंड आई हैव कनेक्टेड इट। होगा क्या? यहाँ से पानी यहाँ की तरफ जाना स्टार्ट, हाँ वहां की तरफ। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या क्रिएट किया है? व्हाट आई हैव क्रिएटेड? Potential. व्हाट आई हैव क्रिएटेड? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैंने वी क्रिएट किया। बराबर है? यस। पानी तब तक जाएगा जब तक ये दोनों एक सेम लेवल पे नहीं आ जाते, है ना? एक बार एक इक्वल लेवल पे आ गए या सेम लेवल पे आ गए, उसके बाद पानी का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। बट मुझे चाहिए कि पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे। आई वांट इट टू फ्लो। मैं किसी भी तरीके से ना उसको रोकना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये फ्लो होता रहे। मेरा काम ज्यादा देर तक चले, ये कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे। तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ करना, मुझे चाहिए कि ये पानी सेम लेवल पे आने के बाद भी ये कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे, ये रुके ना, एक टाइम के बाद ये रुके ना। तो मैं क्या करूंगी? मैं बाहर से एक कनेक्शन लगाऊंगी और ये कनेक्शन क्या करेगा? इसके अंदर पानी बढ़ाते रहेगा। ये कनेक्शन क्या करेगा? इसके अंदर पानी बढ़ाते रहेगा। तो जब भी इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जब भी इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। मतलब कंटिन्यूअसली क्या होगा कि बाहर से मैं कुछ ऐसा अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मेरा फ्लो क्या होता रहे, कंटिन्यूअसली चलता रहे। मानते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? आई एम डूइंग समथिंग दैट फ्लो जो हो वो रुके ना, वो चलता रहे। एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक तो चलता रहे कम से कम। एक बार ये दोनों पूरी तरीके से फिल हो गए उसके बाद तो बात ही अलग है, बट एक ज्यादा देर तक मेरा सिस्टम काम करे, इसलिए मैंने क्या किया? बाहर से एक सोर्स लगाकर मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ किसी तरीके से मेरा फ्लो जो है वो काफी देर तक चलता रहे। अब ये जो मैंने बाहर से ये जो लगाया है ना कि मेरा हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप रहे और मेरा पता रहे, सेम लेवल पे आने के बाद मैं बाहर से कुछ ऐसा लगा रही हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बार बार डेवलप हो जाए और पानी फ्लो होता रहे, उसको मैं बोलती हूँ ईएमएफ। वी कॉल इट एज ईएमएफ। ईएमएफ का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो नहीं होगा और मुझे चाहिए कि फ्लो हो। तो ईएमएफ का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार फ्लो हो गया फिर रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक फ्लो चले, उस चीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये ईएमएफ करता है। सो ईएमएफ का वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. मैम वायर में भी रिपीट करो ना एक बार। वापस रिपीट करो। मैंने आपको एक Hello. एग्जांपल लिया, मैंने दो Yes, ओके ma'am. लिसन, मैंने 2 बॉटल्स लिया है, एक में मैंने पानी ऊपर तक रखा है, एक में पानी थोड़ा नीचे तक रखा है, बराबर है?
मैंने उन दोनों को कनेक्ट किया, आपने बोला मैम आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है, पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागना शुरू करेगा, मैंने मान लिया। फिर मैंने बोला, आपने ही बोला कि मैम जब तक वो इक्वल लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो फ्लो होगा, उसके बाद वो फ्लो करना बंद कर देगा। मैंने बोला कि मुझे चाहिए कि कुछ देर तक तो ये फ्लो हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं बाहर से एक सर्किट कनेक्ट करूंगी, जो सर्किट क्या करेगी, बार बार इस बॉटल के पानी को बढ़ा देगी, ऊपर की तरफ लेके जाएगी, सो दैट बार बार पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो, एक डिफरेंस मेंटेन हो और पानी दूसरे बॉटल में फ्लो होता रहे। सो ईएमएफ का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम ईएमएफ करता है। ईएमएफ मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस बताओ, आप एक स्टेटमेंट देने का कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम ईएमएफ का है, ईएमएफ मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं बैटरी के टर्म में समझाऊंगी तो और अच्छे से समझेगा आपको। इसके टर्म में आपको समझा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कि मैं बाहर से ऐसा कोई सर्किट लगा रही हूँ जो कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है कि मेरा फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहे। जब भी दोनों बोतल भर गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बंद हो जाएगा ना? हो गया तो आपने यहाँ से जो ऑर्डर देना शुरू किया, तो जो दूसरा नहीं दे रहा है, आपका नेटवर्क इशू है, आपका नेटवर्क इशू है। मिस बोलो। दोनों बोतल भर गया तो बंद हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ तो फिर खत्म हो गया। हाँ वही मैम, दोनों तो आप एक सर्टेन लेवल तक किससे देना शुरू किए तो ओवरफ्लो होएगा। हाँ ओवरफ्लो होएगा, वो अलग बात है, बट आपको ये समझा आप ईएमएफ का काम क्या है? ईएमएफ का काम क्या समझा? ईएमएफ डिवाइस क्या करता है वो समझा? वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये समझा? So let's understand in the terms of batteries now, या सर्किट के टर्म्स में समझते हैं कि where this EMF device is used। समझो एक सर्किट है, I have connected one resistance, this is positive, this is negative, ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलना चालू है, हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलना चालू है, गए 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 वापस यहाँ आ गए। अब एक फ्लो में तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गए। अब मुझे चाहिए कि मेरी बैटरी कुछ दिन तक तो काम करे, माय बैटरी शुड वर्क फॉर सम डेज। सो बैटरी के अंदर ही क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, अंदर के जो केमिकल्स है बैटरी के अंदर ही, ये जो पॉजिटिव चार्ज करंट बनकर यहाँ पर आ गया है, इस पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के अंदर के केमिकल्स वापस से उसके इस पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में ढकेलते हैं। एंड जब वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको ढकेलते हैं, वी से दैट इट इज एन ईएमएफ डिवाइस। सो दैट आपने वापस से कोई बटन दबाया तो वापस यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, वापस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर आके सेटल हो जाएगा। फिर अंदर के केमिकल्स काम करेंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए उनको वापस आगे भेज दिया जाएगा। मैम ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक अंदर के केमिकल्स के पास कैपेसिटी है ये काम करने की। एक बार ये कैपेसिटी खत्म, आपका जो बैटरी है वो खत्म हो गया, हम बोलते हैं बैटरी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एग्जांपल दो ना इसका। नॉर्मल कोई भी, आपका ड्राई सेल। इसका एग्जांपल मिस इसका एग्जांपल रिमोट का, टीवी का रिमोट हो सकता है ना, तो टीवी का रिमोट का सेल और जब खत्म होता है तो फिर उसका आपकी चार्जेबल बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब एग्जांपल्स है। आपकी बैटरीज, ये सारे एग्जांपल्स है इस कंडीशन के। मोबाइल में नहीं होता ना ऐसा? मोबाइल में भी होता है, होता है। पॉजिटिव, आपने जब तक मोबाइल यूज किया पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पर सेटल हो गए, फिर जब आप उसको चार्ज करते हो, आप पुश करते हो पॉजिटिव चार्ज को, वापस से जो यहाँ आके सेटल हुआ है वो दूसरी जगह पे आप भेजते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज ईएमएफ डिवाइसेस। इसके लिए आप बाहर से चार्जर कनेक्ट करते हो, बाहर से चार्जर सारे पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पर वापस हायर पोटेंशियल की तरफ ढकेलता है।
जब वो हायर पोटेंशियल की तरफ धकेलता है, देन अगेन योर सर्किट इज यूज, मींस इट इज रेडी फॉर द यूज। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मतलब ये बात तो क्लियर हो गई है कि सिर्फ बाहर ही वोल्टेज नहीं होता, अंदर भी वोल्टेज जनरेट होता है। तो जब आप बैटरी और सर्किट ये पूरा कंक्लूड करके आप बात करते हो, तब आप बोलते हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट ईएमएफ। जब अगर आप बैटरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप सर्किट के टर्म्स में बात करते हो, तो यू से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज। तो यहाँ पर यू ओनली टॉक अबाउट वोल्टेज, बट जब आप बैटरी और पूरा सर्किट ओवरऑल कंक्लूड करके बात करते हो, तो यू से यू आर टॉकिंग अबाउट ईएमएफ, तब आप ईएमएफ की बात करते हो। So when you take a closed circuit, you include a battery. When you take a closed circuit, you include a battery. You say that there is an EMF of the cell. And of course, जैसे voltage define किया जाता है, वैसे EMF भी define किया जाता है, क्योंकि EMF में भी तो वही हो रहा है. You are carrying a positive charge from one point to another point. So your EMF is represented by small e. EMF is represented by this type of E. So EMF is the small amount of work done on that particular small amount of charge to move from lower potential level to higher potential level inside the battery. इस चार्ज को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ले आने में उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो भी काम हो रहा है, that defines the EMF of the battery. समझा? Yes, ma'am. Yeah. Yeah? Yes. Everyone? Yes. अब देखो, Yes. अब एक बात समझो कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर अपना खुद का एक इंटरनल, अगर आप नॉर्मल कोई भी बैटरी लो, ऑफ कोर्स देखो मैंने आपको एक बात बताई है, हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ठीक है? सो ईएमएफ और वोल्टेज, मैंने जैसे कि बोला कि ईएमएफ जो होता है वो वोल्टेज डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, कि चलो भाई एक बार वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन कर लिया था, पॉजिटिव यहाँ आ गया, अब जैसे ही पॉजिटिव यहाँ आ गया, अब वापस से मुझे वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन करना है, मैं इस पॉजिटिव को उठा के यहाँ ढकेल दूंगी, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, फिर से चार्जेस फ्लो होंगे। सो हाउ यू कैन डिफाइन द वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज, मैंने आपको बोला कि जब आप बैटरी इंक्लूड नहीं करते हो यू टॉक अबाउट वोल्टेज, जब आप बैटरी इंक्लूड करके पूरे सर्किट की बात करते हो यू टॉक अबाउट ईएमएफ। सो यहाँ पर तो सिर्फ वोल्टेज डेवलप हो रहा है। So how you can define, how you can have a relation between voltage and EMF? अगर इस बैटरी के अंदर there is a small resistance inside the battery, okay, there is a small resistance which is called as internal resistance. There is internal resistance inside the battery. तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, अगर समझो एक वोल्टेज आपका एक V वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए there is some EMF, उस पर्टिकुलर EMF में से कुछ अमाउंट तो खत्म होने वाला है। किस चीज में खत्म होने वाला है? इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म होने वाला है। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हो, आप जब उसको पुश देते हो, एनर्जी देते हो, तो कुछ एनर्जी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म हो जाती है, एंड दैट इंटरनल रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज इस इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म होता है, दैट इज गिवन बाय I इंटू स्मॉल r। आपको पता है वोल्टेज इज गिवन बाय IR, सो स्मॉल r रेजिस्टेंस की वजह से I इंटू r, स्मॉल r रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज खत्म होता है EMF में से, बचा हुआ वोल्टेज आपको इस सर्किट के अक्रॉस देखने के लिए मिलता है। मतलब लेटर से आपने बाहर से एक बार ये प्लस से माइनस आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ज यहाँ से निकला, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, आपने बाहर से, अब ये यहाँ पर आ गया है, पर आपको चाहिए सर्किट और काम करे, आप बाहर से आप धक्का मारे, आपने धक्का मारा, कितने वोल्ट का धक्का मारा? लेटर से आपने 12 वोल्ट का धक्का मारा। 12 वोल्ट का धक्का मारने के बाद 12 वोल्ट का जब आप धक्का मारोगे, आप 12 वोल्ट की एनर्जी इसको दे रहे हो। 12 वोल्ट की एनर्जी देना मतलब 12 जूल्स पर चार्ज आप दे रहे हो, हर चार्ज को 12 जूल्स दे रहे हो। जब आपने 12 जूल्स दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये 12 जूल्स की 12 जूल्स एनर्जी लेके ये यहाँ पर आ जाए, और वही 12 जूल्स हम यहाँ पर यूज कर पाए जो हमने बाहर से कलेक्ट किया है। पर होता क्या है कि इस बैटरी के अंदर उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब ये चार्ज 12 जूल्स लेकर, ये एक कूलम चार्ज जब 12 जूल्स लेकर आगे बढ़ता है, कुछ वोल्टेज इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कितने का ईएमएफ अप्लाई किया है वोल्टेज डेवलप करने के लिए?
12 जूल्स। 12 जूल। पर कुछ वोल्टेज उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से खत्म हो जाता है और जो बचा हुआ वोल्टेज होता है वो आपको इस सर्किट के अक्रॉस देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज। ईएमएफ इज द टोटल एनर्जी, वोल्टेज वो अमाउंट होता है जो उसके जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ क्रॉस हुआ उसमें से जो अमाउंट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो गया उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो वोल्टेज बन के आपके सर्किट के अक्रॉस दिखता है। समझ में आया व्हाट आई मैम सेड? ये सिर्फ बैटरी के लिए यूज होगा ना, बाकी इसके लिए नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? आपके वायर्स का भी अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, बट अभी हम लोग वो निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके मैम। अगर आप एक आइडियल बैटरी कंसीडर करो, आइडियल मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, अगर आप एक आइडियल बैटरी या आइडियल ईएमएफ डिवाइस कंसीडर करो, आइडियल बैटरी और आइडियल ईएमएफ डिवाइस आप कंसीडर करो, तो ये वाला पार्ट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। सो जितना आपका ईएमएफ होगा वो पूरा का पूरा आपका वोल्टेज बनकर आपके सर्किट के अक्रॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। V is equals to epsilon minus IR. I into R is equals to epsilon minus IR. This is capital R, that is total resistance, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस। स्मॉल r is internal resistance, आपकी बैटरी का internal resistance। इसको यहाँ भेज देते हैं या इसको यहाँ ले आते हैं। IR is equals to epsilon minus I into capital R. So I is equals to, or you can go for, अगर आपको R कैलकुलेट करना है तो एप्सिलॉन माइनस IR बाय I, ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। V is equals to epsilon minus IR, V is I into R, V is I into R, this is EMF वाला E minus I into small r। मैंने जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया है, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो I इंटू स्मॉल r एप्सिलॉन माइनस I इंटू कैपिटल R, एप्सिलॉन माइनस I इंटू कैपिटल R अपन R। तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बैटरी का बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। या अगर करंट निकालना हो तो करंट कैसे निकालोगे, इसको वापस सिंप्लीफाई करते हैं। I इंटू R प्लस I इंटू R इज इक्वल्स टू द स्मॉल e, इसको एप्सिलॉन बोल सकते हो, ई बोल सकते हो, फिलहाल ई ही बोलो। सो I into R plus R is equals to E. This E is EMF, huh? So I is equals to, so this is how you all can also calculate the current, कि कितना करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है। नॉर्मली आपका जो सब्सटेंस होता है, अगर आपका बाहर का सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस फॉर आउटर सर्किट, तो मैक्सिमम करंट आप कितना निकाल सकते हो? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ R इज इक्वल्स टू 0, सो जो मैक्सिमम करंट आप निकाल सकते हो किसी भी सर्किट से, दिस इज एप्सिलॉन बाय R, दिस इज I मैक्स। अगर आपके बाहर के सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो। मैम ड्राई सेल पे भी ईएमएफ होता है? ऑफ कोर्स होता है। ओके। So this is how it goes. मैम एक बार स्टार्टिंग वाला पार्ट एक्सप्लेन करो ना, डेरिवेशन के ऊपर। क्या एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग का? डेरिवेशन के ऊपर जो आपने किया था ना, उसमें नेटवर्क लॉस्ट हो गया था मेरा। ठीक है, मैं रिवाइज करती हूँ। फिलहाल आप जो लोगों ने देखा है जरा वो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ की क्या जरूरत है, ईएमएफ का काम क्या है, वो समझ में आ रहा है क्या? वो देखो ईएमएफ क्या कर रहा है, वो देखो। मिस बेस्ट ईएमएफ डिवाइस क्या रहता है? क्या क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया। वो बोल रहा है कि ईएमएफ का डिवाइस क्या रहता है, वो बोल रहा है। इट कैन बी बैटरीज, इट कैन बी जनरेटर्स,
इट कैन बी सोलर सेल्स, फ्यूल सेल्स, कोई भी चीज जो वोल्टेज डेवलप कर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रोलाइट सेल्स। सो जो ये सेल्स इंक्लूड करते हैं, वी से दैट वी आर अप्लाइंग एन ईएमएफ। अगर आप ये सेल्स सिर्फ इसके अक्रॉस देखोगे तो आप बोलोगे वोल्टेज, बट अगर आप बैटरी को इंक्लूड करके बात करोगे, आप एक क्लोज सर्किट के बारे में बात करोगे, तो आपको ईएमएफ के टर्म्स में बात करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि इस बैटरी का ईएमएफ इतना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना चला गया, इसलिए मुझे इतना ही वोल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यही चीज हमने देखो यहाँ पे डिफाइन की है कि मेरा बैटरी का वो ईएमएफ इज 12 जूल्स, बट उसमें से कुछ अमाउंट आपका जो बैटरीज है, नॉर्मली आपको वोल्ट्स के टर्म में आपकी बैटरीज दी जाती है, ईएमएफ के टर्म्स में नहीं दी जाती, क्योंकि वो लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई हमने डाली है 2 वोल्ट्स की, बट आपको 1.5 वोल्ट्स ही मिलेगा, तो आपको 1.5, आपको ईएमएफ डिफाइन नहीं करके दिया जाता, आपको वोल्ट्स के टर्म में दिया जाता है कि आपके सर्किट को कितना मिलने वाला है। दिया इतना है, उसमें से इतना अमाउंट इंटरनल में चला जाएगा, आपकी सर्किट को सिर्फ इतना ही मिलेगा, तो आपको वोल्ट्स के टर्म में आपकी बैटरीज आती है, ईएमएफ के टर्म में नहीं आती। तो जब आप बैटरी को इंक्लूड करके बात करते हो, यू टॉक अबाउट ईएमएफ। जब आप सर्किट को कितना मिलने वाला है वो बात करते हो, यू टॉक अबाउट वोल्टेज। समझा? यस मिस। यस मिस। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? यस यस मैम। यस मैम। मींस अगर व्हेन आई एम सिटिंग, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया कि ईएमएफ डिवाइस क्या करता है, वोल्टेज को डेवलप करने की, वोल्टेज मेंटेन करता है, ठीक है। ये बैटरी का काम है, इसके ईएमएफ का काम है कि वोल्टेज को मेंटेन करे, ठीक है। सो वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब आप बाहर से जो भी अमाउंट दे रहे हो, वो क्या करता है, जो एक बार चार्ज यहाँ पर आकर सेट हो गया है, उसको वो वापस धकेल कर दूसरे साइड भेज देता है कि वो वापस रेडी हो जाए दूसरी बार फ्लो होने के लिए। तो ईएमएफ आपने दिया, आपके जो आपका बनाने वाला है उसने दिया है 15 जूल्स, पर वो आपको जब आपको वो बेचेगा तो आपको 15 जूल्स नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि भाई इसमें 11 जूल्स ही आपको मिलेगा, पर कूलम आपको 11 जूल्स ही मिलेगा, मतलब आपको 11 वोल्ट ही मिलेगा आपके इसके अक्रॉस, क्योंकि 4 जो वोल्ट है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए आपको आपका बैटरीज ईएमएफ के टर्म में नहीं दिया जाता, आपका बैटरीज इन द टर्म्स ऑफ वोल्ट दिया जाता है। समझ में आया? So when you talk only about the circuit, you talk the voltage. When you talk about batteries and the whole circuit, you talk about EMF. अगर आपने बोला कि मैंने बनाते वक्त कितना बैटरी को इंक्लूड करके बताओ, डोंट इंक्लूड द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे भाई मैंने 15 जूल्स पर कूलम दिया है, मतलब मेरा जो मैंने वोल्टेज लगाया वो 15 जूल्स पर कूलम का है। तो आपसे सामने वाला कस्टमर लड़ेगा कि भाई तू अगर बोल रहा है 15 जूल्स पर कूलम तू ईएमएफ दे रहा है, तो मुझे 14 या मुझे सिर्फ 11 जूल्स का वोल्टेज क्यों दिख रहा है? तो तुम उसको समझाओगे कि ईएमएफ जो डिफरेंस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो 15 जूल्स का करना चाहता हूँ, पर कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेरा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में खत्म हो रहा है, इसीलिए मैंने जो ईएमएफ लगाया है वो सिर्फ 11 जूल्स का वोल्टेज ही डेवलप कर पा रहा है, और ये हर बार 11 जूल्स का वोल्टेज डेवलप करेगा। इफ इट इज अ रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल नहीं है तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। समझा मैम? जब आपका मोबाइल फोन नया होता है वो फटाफट चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि तब सारे चार्जेस नए होते हैं, उनकी ताकत नहीं होती है, फटाफट यहाँ से यहाँ गए, यूज हो गए, चार्ज कर दिया, वापस यहाँ से यहाँ धक्का मार दिए गए, फिर यूज हो गए, इस तरीके से फ्लो होते हैं। बट जैसे जैसे आपके फोन पुराना होता जाता है, उसको चार्ज करने का जो कैपेसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी ताकत, स्टोर करने की ताकत कम होती जाती है चार्जेस की। समझ में आया? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैम? हाँ बोलो। मैम मतलब जब ईएमएफ का मतलब ये है कि वो जो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज में जो हमको पॉजिटिव वापस आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, उसको धक्का मारकर उसको सेकेंड राउंड के लिए तैयार करना। हाँ, वो भी मतलब और उसका जो फाइनल मतलब कितना तैयार किया उसको वोल्टेज में बताना। हाँ करेक्ट है। और जब ये अगर इंटरनल गो अहेड बोलो। और अगर ये सर्किट के साथ हो रहा है तो मतलब उसको ईएमएफ में बताना कि मैं इतना ईएमएफ उसमें से काट ले रहा हूँ और ये भेज दे रहा हूँ।
देखो मैंने आपको बताया कि अगर जब मैं यहाँ से यहाँ चार्ज को ढकेल रही हूँ, जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही हूँ, जब मैंने वही बोला कि मैं लगा रही 12 जूल्स का है, अगर बट मुझे वोल्टेज कितना मिल रहा है, सिर्फ 9 वोल्ट ही मिल रहा है, तो मेरा एक एक्सप्लेनेशन होगा, my EMF is 12 joules but because of my internal resistance my 3 volt is getting wasted and only I am getting 9 volt. तो जब मैं सर्किट का वोल्टेज मेजर करती हूँ I measure the voltage, बट जब मैं बैटरीज के अक्रॉस मेजर करती हूँ I measure the EMF. जब बैटरीज इंक्लूड करके बात करती हूँ I talk in the terms of EMF. समझ में आया? Yes. हाँ हेलो मैम, मैम वो dw by dq क्या है वो जरा बता दो ना, वही मैं पूछ रहा था। ये dw by dq लॉस्ट हो गया था। this part. हाँ यस मैम। So of course see Yes, EMF ma'am. can also be defined as what is EMF? EMF अगर आप ध्यान से देखो तो it's a voltage only, है तो ये वोल्टेज ही डिफरेंस मेंटेन कर रहा है ना यहाँ से यहाँ, तो आप वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हो? वर्क डन ऑन अ चार्ज। वैसे EMF भी वैसे ही डिफाइन किया जाता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, इट इज वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव आपका हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव आपका लोअर पोटेंशियल होता है। सो EMF कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर से हायर की तरफ धकेलने के लिए जो भी वर्क डन हो रहा है दैट डिफाइंस द EMF। ठीक है, कोई बात नहीं। 20-25% समझा आपको EMF के बारे में? यस मैम। Yes. Yes. तो हम इसको Yes. नेक्स्ट टाइम वापस रिवाइज करेंगे और फिर वापस से नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से समझेंगे। सो फिलहाल अगर आपको 50-60% या 25-30% भी समझा तो मोर देन इनफ है फिलहाल के लिए। आपको वोल्टेज और EMF के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? वो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वोल्टेज और EMF Yes. दो अलग चीज क्यों है, वो समझ में आ रहा है। Yes. Yes, ma'am. उस चीज के लिए आपको बॉटल वाला एग्जांपल याद रखो कि वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड और EMF हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार सर्किट यूज हो गया, उसको वापस यूज करना है तो मैं बाहर से काम करूंगी कि ये चार्ज जो यहाँ पर आ गया है नेगेटिव जगह पे, वो पॉजिटिव चार्ज को मैं वापस यहाँ ढकेल सकूं कि वो वापस से फ्लो होने के लिए रेडी हो जाए। सो इस चीज को करने के लिए जो हेल्प करता है दैट इज अ EMF डिवाइस एंड दैट क्रिएट अ EMF। समझ में आया? Yes. चैट में देखो कोई लड़की Yes. पूछ रही है कुछ। प्लीज एक मिनट। ओके, जो भी पूछ रहा है प्लीज